हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस 21 में। फ्रेंड, आपके लिए परीक्षावाणी सीरीज का भाग 3 लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास एवं स्कंद गुफाएं स्थित है। तो फ्रेंड, गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास एवं स्कंद गुफाएं बद्रीनाथ के पास स्थित है। अगला पॉइंट है, भगवान राम ने अपनी अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? तो भगवान राम ने अपने अंतिम समय में जो तपस्या की थी वह स्थान है देवप्रयाग, जो कि पंच प्रयागों में से एक है। और यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है और यहीं से गंगा का उद्गम होता है। अगला पॉइंट है, बाणासुर की राजधानी थी। तो बाणासुर की राजधानी ज्योतिषपुर में थी, जिसे जोशीमठ के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी? फ्रेंड, लक्ष्मण जी ने अपने अंतिम समय में तपोवन में तपस्या की थी, जो कि टिहरी गढ़वाल में है। अगला पॉइंट है, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है। तो केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग कहा गया है। महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? फ्रेंड, महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन किया गया है? तो वह है वन पर्व। महाभारत के वन पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। तो फ्रेंड, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा की जो राजधानी थी वो श्रीनगर में है। अगला पॉइंट है, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से दो विद्यापीठ थे? तो प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में जो दो विद्यापीठ थे वो थे बद्रिका आश्रम और कर्ण आश्रम। अगला पॉइंट है, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है। तो दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम प्रसंग है वो कर्ण आश्रम पौड़ी से जुड़ा हुआ है। अगला पॉइंट है, जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उसी सम्राट का जन्म कहाँ हुआ था? तो जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उस सम्राट का जन्म कर्ण आश्रम में हुआ था। अगला पॉइंट है, कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। तो फ्रेंड, कालिदास ने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कर्ण आश्रम में की थी। अगला पॉइंट है, कर्णाश्रम किस नदी के तट पर स्थित था? तो कर्णाश्रम जो है मालिनी नदी के तट पर स्थित है। अगला पॉइंट है, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियों, इन्हें आर्य भी कहा गया है, की प्रधानता थी। इनके समय में अधिक हुआ। तो इनके समय में जो खस जातियाँ थी, इनके समय में बौद्ध धर्म का प्रचार अधिक हुआ। अगला पॉइंट है, गढ़वाल क्षेत्र का वह कौन सा नगर है जिसको गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो फ्रेंड, गढ़वाल क्षेत्र का जो प्रवेश द्वार है वह कोट द्वार है। अगला पॉइंट है, कुमाऊं का पौराणिक नाम है। तो कुमाऊं का जो पौराणिक नाम है वो मानस खंड है और गढ़वाल का जो पौराणिक नाम है वो केदार खंड है। अगला पॉइंट है, पौराणिक काल के बाद के ग्रंथों में कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम। तो फ्रेंड, पौराणिक काल के बाद ग्रंथों में कुमाऊं क्षेत्र को कूर्मांचल कहा गया है। कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में है?
तो फ्रेंड कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख स्कंद पुराण में है। अगला पॉइंट है, किस पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों के निवास करने का उल्लेख मिलता है? तो फ्रेंड यह ब्रह्म एवं वायु पुराण में मिलता है। अगला पॉइंट है, किस ग्रंथ में इस क्षेत्र में किरात, गिन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिन, खस आदि जातियों के निवास का उल्लेख है? तो यह महाभारत में उल्लेख है। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। अगला पॉइंट है, कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अनेक नाग मंदिरों से पुष्टि होती है। तो कुमाऊं क्षेत्र में अनेक नाग मंदिरों से नागों के निवास की पुष्टि होती है। अगला पॉइंट है, सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बीनाग या बेनीनाग अवस्थित है? तो ये सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बीनाग या बेनीनाग मंदिर जो है पिथौरागढ़ में अवस्थित है। अगला पॉइंट है, कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। तो कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ वो खस्सों के समय में सर्वाधिक हुआ। अगला पॉइंट है, कालसी, लाखा मंडल, सिरोली मंडल व माणा आदि जगहों से मिले हैं। तो कालसी, लाखा मंडल, सिरोली मंडल या माणा से शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें उत्तराखंड के इतिहास के बारे में पता चलता है। अगला पॉइंट है, अल्मोड़ा की मुद्राओं पर जिन कुलीन शासकों का नाम है वह है? तो अल्मोड़ा की जो मुद्राएं थी उसमें जो कुलीन शासकों के नाम है वो हैं आशिक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त आदि। अगला पॉइंट है, देहरादून के कालसी से 257 ईस्वी पूर्व का एक पाली भाषा का शिलालेख मिला है जो है कि अशोककालीन है। अशोककालीन शिलालेख देहरादून के कालसी से 257 ईस्वी पूर्व एक पाली भाषा में शिलालेख प्राप्त हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला पॉइंट है, लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख है। तो लाखा मंडल से जो प्राप्त शिलालेख है वो राजकुमारी ईश्वरिया का है। अगला पॉइंट है, त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है। त्रिशूल लेख जो है गोपेश्वर व बाड़ाहाट से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है, पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत व बैजनाथ से किनके ताम्रपत्रीय लेख मिले हैं? तो पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत और बैजनाथ से कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। तो उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुलिन शासक थे। अगला पॉइंट है, किस अभिलेख से यह पुष्ट होता है कि कुलिन लोग मौर्यों के अधीन थे? तो यह कालसी अभिलेख से पुष्ट होता है। अगला पॉइंट है, कुलिन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुलिन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूति था। पहली शती ईस्वी पूर्व में अमोघभूति की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया? तो अमोघभूति की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर शकों का अधिकार हो गया। अगला पॉइंट है, कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन और अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में किसके आधिपत्य को प्रमाणित करता है? तो कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन और अल्मोड़ा का जो सूर्य मंदिर है इस क्षेत्र में शकों के आधिपत्य का प्रमाणित करता है। अगला पॉइंट है, शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्रों पर
किसका अधिकार हो गया था? तो शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्र में कुषाणों का अधिकार हो गया था। अगला पॉइंट है, 6वीं सदी के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? तो 6वीं सदी के उत्तरार्ध में कन्नौज के मोखरियों ने उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था। अगला पॉइंट है, मोखरियों के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश का सत्ता स्थापित हुआ? तो मोखरियों के बाद उत्तराखंड पर जो बाहरी राजवंश था वो था वर्धन वंश या हर्ष। अगला पॉइंट है, हर्ष के समय वैनसांग उत्तराखंड की यात्रा की थी, उस राज्य को कहा? तो वैनसांग ने उत्तराखंड को पोलीहिमोपुलो ब्रह्मपुर कहा था। वैनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा और उसका क्षेत्रफल कितना बताया? तो वैनसांग ने हरिद्वार को मोयुलो मयूरपुर और इसका जो क्षेत्रफल है वो 20 लीटर बताया था। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो उत्तराखंड के कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। अगला पॉइंट है, 700 ईस्वी से लगभग 1050 ईस्वी तक शासन करने वाले कार्तिकेयपुर राजवंश की पहली 300 वर्षों तक राजधानी चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। उसके बाद राजधानी बनाई गई, तो उसके बाद राजधानी बागेश्वर के बैजनाथ में बनाई गई। अगला पॉइंट है, कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा थी संस्कृत। तो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।